नमस्कार है जी, जय भारत है। मस्त खेलने का मजा आया था बैडमिंटन, है ना। ये आप देख सकते हैं, मस्त कोर्ट्स हैं। ये अभी बच्चे खेल रहे हैं, है ना। अभी थोड़ी देर बाद हम जैसे जो हम उम्र हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आइडली मैं हमेशा कहता ही हूँ कि खेलना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम क्या कर रहे होते हैं, हम शाम को जिस टाइम पे 5 बजते हैं, 5 से लेके स्पेसिफिकली 7-8 बजे तक हम या तो ऑफिस में होते हैं, किसी ना किसी पॉलिटिक्स के शिकार, या बिजनेस में होते हैं, बिजनेस संभालने में, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, क्लाइंट को ऑब्लाइज करने में, या हम होम मेकर्स होते हैं तो किचन में होते हैं। मगर कहीं ना कहीं हम वो जो 5 से 7 या 8 बजे का जो मौसम है ना, उसका लुत्फ नहीं लेते हैं। चिड़ियां घर जा रही होती हैं, मस्त सूर्य की धूप कम हो रही होती है, सूर्य अस्त हो रहा होता है, लालिमा छा रही होती है सूर्य की आसमान में। एंड स्पेसिफिकली अगर हमारे घर के आसपास पार्क हो, या हमारे घर के अंदर ही पार्क हो, तो पार्क में बैठ के वहाँ पे क्या लुत्फ लेने का मज़ा आता है। या फिर ऐसे कोई क्लब्स हों जहाँ पे आप कोच के अंडर प्रॉपरली खेल पाएं, तो आपका मंगल बहुत बढ़िया होता है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में पैसा कमाना और उस पैसे को जीना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली मैं तो ये कहूंगा कि मेरी और आपकी जनरेशन ने ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है पैसा कमाने में। अपना वर्क लाइफ बैलेंस खराब किया है, फैमिली लाइफ खराब करी है शुरुआत के जवानी के दिनों में। जवान हम अभी भी हैं, मगर यानी कि शुरुआत में जब वो 22, 23, 24 साल से लेके मे बी 30, 35, 40 साल तक। बट हमने जो पैसा कमाया है, अब हमें उस पैसे को पैसा कमाने में लगाना चाहिए। ये मेरा मुद्दा है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास उतने हो सकता है पैसे नहीं थे, क्योंकि हम्बल बैकग्राउंड से थे। हालांकि जॉब पोस्ट वाइज बहुत सीनियर पोजीशन पे रिटायर हुए, मगर ऑनेस्ट रहे शुरू से। ऐसे ही आपके भी पेरेंट्स हो सकता है बहुत मेहनत करी होगी, मगर उस टाइम पे उतना पैसे की आमदनी होती नहीं थी। ये तो हमारी और आपकी जनरेशन जो स्पेसिफिकली 1975 से लेकर 1985 में बॉर्न हुई हो, जैसे कि मैं 1981 नवंबर में बॉर्न हुआ, ऐसे ही आप सारे भी मे बी 1975 से लेकर 1985 में जो बॉर्न रहे हों, उन्होंने अच्छी मेहनत करके अच्छी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कुछ अच्छे पैसे जोड़े हैं। एंड मैं अब ये कहता हूं कि जब पैसे जोड़े हैं, अब ये सीखो कि इस पैसे को कैसे पैसे पे मल्टीप्लाई करने के लिए लगाया जाए। क्योंकि हो सकता है हम सब, जैसे मैं वैसे ही आप भी, कई सीनियर पोजीशंस पे काम कर रहे होंगे या काम कर चुके होंगे। अब पॉइंट है, कब तक काम करते रहेंगे? काम तो करना ही है, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा, मगर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में करना चाहिए अब काम। यानी कि शाम का लुत्फ लेना चाहिए। यानी कि सही टाइम पे काम करें, काम करके अपना ऐसा खेलने की एकेडमी ज्वाइन करें, स्विमिंग ज्वाइन करें, वेलापंती करें, वेले अपने पार्क में बैठें, मौसम का लुत्फ लें। यानी कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इससे आपके जो चक्रास हैं वो भी बैलेंस होते हैं। जैसे हम कई बार ये कहते ही हैं कि हमारी स्टेबिलिटी जिंदगी खराब हो गई है। तो स्टेबिलिटी क्यों खराब होती है? क्योंकि हमारा अर्थ एलिमेंट खराब है। तो उसका मतलब क्या है? हमारा मूलाधार चक्र खराब है, जिसके लिए हम कहते हैं जमीन पे बैठो। जमीन यानी कि घर की जमीन नहीं, बाहर खुले आसमान में जमीन पे बैठो, आपका मूलाधार चक्र मस्त होगा। ऐसे ही अगर आप ये खेलना शुरू करेंगे तो पूरे चक्रास अलाइंड होते हैं। एनीवेज, अब आते हैं, हम डेरिवेटिव समझ रहे थे। हमने अब तक ये तो समझ लिया कि डेरिवेटिव्स में एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल एक फीचर रहता है। यानी कि ये असली में कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे हम एक तरह से या तो हेजिंग करते हैं या स्पेकुलेशन करते हैं। एंड जैसे वर्ल्ड में प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो पूरे साल में अंदाजन, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, पूरे साल में अंदाजन 120 से 130 ट्रिलियन डॉलर का फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। मगर जो डेरिवेटिव्स है, जो कि इतनी बड़ी मार्केट है, वो एक तरह से साल में अंदाजन 1200 से 1500 ट्रिलियन डॉलर्स का होता है। इसका मतलब ये, इसमें कोई एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, या तो हेजिंग करने के लिए या स्पेकुलेशन करने के लिए मार्केट्स के अंदर। यानी कि इसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। वो जो स्पेकुलेशन या हेजिंग करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर करते हैं, उसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। यानी कि डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या करने के लिए? टू हेज आवरसेल्व्स और टू स्पेकुलेट। अगर हम हेजिंग करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया, समझाया, हेजिंग हम कब करते हैं? जब हमें लगता है कि फ्यूचर एडवर्स मूवमेंट्स जिस अंडरलाइंग पे हम एक्सपोज्ड हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि
अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो डॉलर कैन बी एन अंडरलाइंग, अगर मेरी डॉलर में बिलिंग है तो। हो सकता है मैं इंपोर्टर हूं और मैंने पेमेंट करनी है येन में, तो यानी कि मैं एक्सपोज किस में हूं, रुपी डॉलर की लेग पे और डॉलर येन में, क्योंकि डायरेक्ट रुपी येन नहीं होता है, तो रुपी से मेरे को डॉलर में जाना पड़ेगा, खरीदने पड़ेंगे, फिर डॉलर से मेरे को येन में जाना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से ये अंडरलाइंग है जिसमें मैं एक्सपोज हूं। ऐसे ही हो सकता है मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, अदानी के शेयर्स हैं, तो अगर मार्केट गिरेगी तो मैं किस पे एक्सपोज हूं, रिलायंस के शेयर्स पे और अदानी के शेयर्स पे। यानी कि जो मेरी अंडरलाइंग है, जिस पे मैं एक्सपोज्ड हूं, जिससे मैं पैसा कमाना चाहता हूं, या जो मेरा एक तरह से रिसीवेबल है या पेबल है, उसमें अगर मेरे को एडवर्स मूवमेंट्स दिखती हैं, उससे बचने के लिए मैं डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, एक तरह से हेजिंग करने के लिए। ऐसे ही अगर मेरे अंडरलाइन पे मैं एक्सपोज नहीं हूं फॉर फ्यूचर एडवर्स मूवमेंट्स, मगर मेरे को लगता है कि फ्यूचर में कुछ मूवमेंट्स ऐसी होंगी कि क्यों ना मैं उसका अपॉर्चुनिटी लेके पैसा कमा लूं, यानी कि पैसे कमाने की बात हो रही है जिसमें मैं अंडरलाइंग वाइज एक्सपोज नहीं हूं, यानी कि मेरा कोई उस अंडरलाइन से लेना देना नहीं है, मगर मैं उसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके पैसा बनाना चाहता हूं कि मेरे को लगता है, मेरा व्यू है, मुझे संभावना लगती है कि मार्केट उस रुख में जाएगी, तो यानी कि वहां पे मैं डेरिवेटिव्स को यूज कर रहा हूं फॉर स्पेकुलेशन। यानी कि हेजिंग के लिए भी डेरिवेटिव्स यूज होता है और स्पेकुलेशन के लिए भी यूज होता है। अब पॉइंट है, अगर वर्ल्ड में टोटल जीडीपी साल में 120 से 130 ट्रिलियन डॉलर्स की होती है, तो अगर मैं मोटा मोटा पूरी हेजिंग भी मान लूं, कितनी हेजिंग हो जाएगी, 100 ट्रिलियन डॉलर की, 200 ट्रिलियन डॉलर की, 300 ट्रिलियन डॉलर की। यानी अगर मेरे को पूरा हेजिंग करना भी पड़ जाए, सारे अंडरलाइंस को मेरे को हेज करना पड़ जाए, मगर वर्ल्ड में साल में अगर 1200 से 1500 ट्रिलियन डॉलर का डेरिवेटिव्स होता है, इसका मतलब ये 10 गुना ज्यादा स्पेकुलेशन के लिए डेरिवेटिव्स यूज किया जाता है। इसका मतलब ये, अगर हम ये सोचें कि डेरिवेटिव्स तो हमें करना नहीं, या डेरिवेटिव्स हमें समझना नहीं, और अगर आप मार्केट्स में हैं या आप इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इंपैक्ट होता है आपका बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन या आपकी जॉब, तो आप गुस्ताखी कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स की मूवमेंट के कारण फाइनेंशियल मार्केट्स भी हिलती हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हिलती हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी हिलती हैं, कॉर्पोरेट पॉलिसीज भी हिलती हैं, आपका डे टू डे जो बिजनेस अलाइनमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन है, नौकरी है, सब हिलता है। इसका मतलब ये, डेरिवेटिव्स एक ऐसी महारथी है जिसको अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हो रही हैं वो आपको कभी समझ नहीं आए। और फर्दर वीडियो में बात करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और कोई नई चीज इसी के ऊपर डेरिवेटिव्स में जो कंटिन्यूटी में हम समझ रहे हैं और समझेंगे। जय भारत है, खेलना मत भूलना।